जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी वन। आज के इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम्स में आप अगर बैठेंगे तो इनमें से क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। देखिए, एयरफोर्स का एग्जाम हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम्स में आप बैठ जाइए, पुलिस का हो, किसी भी एग्जाम्स में आपको जरूर मिलेंगे। और ये आप पढ़े भी होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये सवाल आता है, या एग्जाम दिए होंगे तो भी लग रहा होगा। तो चलिए, बिना प्रैक्टिस का कुछ होता नहीं है, तो चलिए ध्यान से पेन और कॉपी लेकर के नोट करते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो ये अक्षांश कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में हो या दक्षिण में हो, कोई निश्चित दूरी दी गई है और कोण के माध्यम से दी गई है तो उसे अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट करेंगे, ट्रैफिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रैफिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम ट्रैफिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक, ट्रैफिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, अक्षांश रेखा को ट्रैफिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ठीक, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर से बराबर होती है? तो 111 किलोमीटर की दूरी बराबर होती है। धरातल पर 1 किलोमीटर, अरे धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट करेंगे, भूमध्य रेखा का अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा का अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त कहां से होकर के जाते हैं? ठीक, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कहा है। भूमध्य रेखा तो जाता ही है बीच से बार काटने के लिए, एक और रेखा पूछा गया है कि पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाते हैं? तो ये मालागासी से होकर जाते हैं। कहां से? मालागासी से। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, मालागासी। चलिए, वो नेक्स्ट करा है कि वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और एक और उसका नाम है, उसका मालागासी नाम है एक दूसरे का। ठीक, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? तो ये मालागासी से होकर जाती है। कहां से? मालागासी। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है देशांतर कहलाता है। ठीक, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है उसे देशांतर कहते हैं। जैसे आप पृथ्वी पर देखते हो ना, तो ऐसा जो रेखाएं है ये देशांतर रेखाएं है और ये अक्षांशीय रेखाएं है। तो ये जो दोनों काटती है तो ये 90 डिग्री पर काटती है, इसी को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे गोरे कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की समयांतराल कितनी है? तो 4 मिनट का है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जाएंगे तो 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि किस अक्षांश रेखा पर रात और दिन समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर रात और दिन समान होते हैं। भूमध्य रेखा पर रात और दिन समान होते हैं। ठीक, भूमध्य रेखा पर ही इस्माइल जी का मान न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? तो ये विषुवत रेखा पर ही होती है, 111 किलोमीटर 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी। कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 है। कुल अक्षांशों की संख्या 180 है और कुल देशांतरों की संख्या 360, यानी अक्षांश से देशांतर दोगुना है। अक्षांशों की संख्या से देशांतरों की संख्या दुगनी है। नेक्स्ट क्या है? विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, देखिए पृथ्वी ऐसी है ना, तो ऊपरी उत्तर ऊपरी होता है और नीचे दक्षिण होता है, तो इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहें? तो उसको देशांतर रेखा कहेंगे। और पूर्वी पश्चिम को आ जाएगा ना, तो इसको क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए क्या कहेंगे। नेक्स्ट का प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो ये ग्रीनविच से गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है? ग्रीनविच रेखा कहाँ है? जो ग्रीनविच रेखा क्या है? तो ये 0 डिग्री देशांतर पे है। 0 डिग्री देशांतर पे है। अब देखिए, ये जो बताए थे कि उत्तर से दक्षिण को मिलाती है तो उसे
देशांतर कहते हैं, और पूर्व से पश्चिम को मिलाती है तो उसे अक्षांश कहते हैं। ठीक, बता देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि नहीं पता है। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 1 घंटे में 15 मिनट घूम लेती है, 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो 90 डिग्री है। नेक्स्ट कह रहा है ये दो देशांतरों के में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का। 2 देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में 4 मिनट का अंतर होता है। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो यह है सिंगापुर। नेक्स्ट करा कि देशांतर रेखा किस दिशा से किस दिशा में खींची जाती है? तो उत्तर से दक्षिण में खींची जाती है। ये पृथ्वी का एक फिगर है, ये ग्लोब का, तो इधर से इधर की तरफ देशांतर रेखा है और इधर से अक्षांश रेखा खींची जाती है, ये ग्लोब है। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। और उसके नीचे भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा से नीचे 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर उत्तर में उत्तरी गोलार्ध। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समय का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समय का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? तो ये 80 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के सबसे निकट है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ी मेढ़ी क्यों कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ी मेढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए इसको टेढ़ी मेढ़ी रेखा करते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन क्या कारण है उसका? उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो एल्यूसियन द्वीप समूह कारण है उसका। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण एल्यूसियन द्वीप समूह है। नेक्स्ट करा कि यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारतीय मानक समय पर क्या होगा? तो 5:30, क्योंकि 5.5 घंटा आगे रहता है भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो 24। पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो ये नैनी इलाहाबाद से लिया गया है। नैनी इलाहाबाद प्रयागराज जिसका नाम हो चुका है अब। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर है, तो इसलिए जब दूसरे देश में कुछ अलग टाइम होता है तो भारत में 5.5 घंटा उससे अलग होता है। भारत के सबसे पूर्व और पश्चिम स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? 4 बार। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी के दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो 1 घंटा। 1 घंटा में 15 डिग्री का अंतर होता है। ठीक। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन इसको कहते हैं, यूके को। तो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर से लिया जाता है संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाला जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर का कितना दिन आगे कर लेगा? पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेगा? तो 1 दिन। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजरती है? तो 360 देशांतर गुजर जाती है।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? आर्कटिक सागर और प्रशांत सागर से, आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से गुजरती है आर्कटिक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया? तो 24। विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो समय जोन फर्स्ट में रखा गया है। भारत को समय जोन फर्स्ट में रखा गया है। विश्व में 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। किस स्थान पर प्रमाणिक व समय स्थानीय समान होता है? किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान होता है? तो इलाहाबाद के नैनी के निकट। वह पुर्तगाली कौन था जिसे गोवा पर अधिकार प्राप्त कर लिया? तो वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये गोवा पे अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आया था 1498 में और सबसे बाद में गए 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आया था 1498 में और गए 1961 में। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में आया था। ये पुर्तगाली ही था। ये क्या था? पुर्तगाली था। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? कालीकट के माध्यम से उतरा था। कालीकट। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का, इसलिए सबसे पहले पुर्तगाली आया 1498 में। सबसे लास्ट में गए 1661 में, 1561। नेक्स्ट कर रहा है किस अंग्रेज ने 1961 में गए थे पुर्तगाली लौट करके यहाँ से। तो किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रो ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति ली? तो जहांगीर से अनुमति ली और अंग्रेज यहीं पर राज करने लगे। भाई किसी को अनुमति दे दो तो राज करने लगता है। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई। पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई अंग्रेजों ने, वहां पर कपड़े की ज्यादा फैक्ट्री है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। तृतीय कर्नाटक युद्ध का संधि का नाम क्या था? तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो ये पेरिस की संधि इसको कहते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम पेरिस संधि है। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? वास्को डी गामा जब आया था तो कालीकट पर उतरा था तो उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की? तो बाजीराव सेकंड ने की। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की? पेशवा ने की। तो बाजीराव सेकंड ने की। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन बना? पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बना। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बना। भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक कौन था? डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस डहस्तमान। भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस डहस्तमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो 1639 में किया। डचों ने गोवा पर आक्रमण 1639 में किया। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर 1742 ईस्वी में बना। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर 1742 ईस्वी में बना। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो हाकिंस को। जहांगीर ने खान की उपाधि हाकिंस को दिया। आगरा और सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? आगरा और सीकरी पहुंचने वाले अंग्रेज व्यापारी राल्फ फिच था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाई। डचों ने, देखिए, पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने सूरत में लगाई जबकि डचों ने मसूलीपट्टनम में। तो इसमें पूछा जाता है आपको, अब दोनों ऑप्शन दे रहे तो ये इसलिए हम ये प्रैक्टिस करा रहे हैं। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई। इसे टापुओं का शहर भी कहते हैं। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहते हैं। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। कोचीन में।
अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो ये 1612 ईस्वी में लगाई। 1612 ईस्वी में लगाई अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री, और 1605 में डच ने लगा दी। कह रहा है किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रथा प्रदान की? शाह आलम सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। भारत में पहली बार मुद्रा मशीन का स्थापना किसने किया? तो पुर्तगालियों ने किया। भारत में पहली बार मुद्रा मशीन का स्थापना पुर्तगालियों ने किया। इंटरलोपर्स कौन थे? तो ये अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। इंटरलोपर्स ये अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो उस समय अकबर था। भारत का बादशाह अकबर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कह रहा है किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार सौंपा था? तो ये 1954 में। बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। बांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 में पड़ी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में पड़ी। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट आरंभ किया। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन था? तो सादत खां बुरहान उन मुल्क। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक सादत खान बुरहान उन मुल्क था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। इसी ने लाया था सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। किस भारतीय कोरा बॉल्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? किस भारतीय कोरा बॉल्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? तो राजा सीताबराय को। राजा सीताबराय को बिहार का दीवान बनाया गया। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। सहायक संधि प्रणाली के जनक लॉर्ड वेलेस्ली थे। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकरचकिया। महाराजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम सेकंड था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम सेकंड था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। डिंडीगुल क्या है? डिंडीगुल क्या है? डिंडीगुल के बारे में बताइए। तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम है डिंडीगुल। डिंडीगुल तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो वारेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ब्रिटिश भारतीय राज्य के क्षेत्र के विस्तार का अंत किस के समय में हुआ? तो डफरिन के समय में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत हो गया। ठगों का दमन किसने किया? ठगों का दमन कर्नल स्लीमैन ने किया। ठगों का दमन कर्नल स्लीमैन ने किया। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामणि जिसको भी कहते हैं। तो चूड़ामन ने एक जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। इसलिए आज जाट रेजिमेंट भी बन चुका है। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को जो है जाटों का अफलातून एवं आदरणीय विद्वान व्यक्ति भी कहा जाता है सूरजमल को। लौहगढ़ नामक किला किसने बनाया? लौहगढ़ नामक किला बंदा बहादुर ने बनाया। लौहगढ़ नामक किला बंदा बहादुर ने बनाया। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फारूक शेर के नाम। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फारूक शेर के आदेश पर। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हुई। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियो मैं लेकर के आता रहूंगा।